नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का पाठ 6 जैव प्रक्रम। इसको आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि जैव प्रक्रम है क्या है, किसे कहते हैं जैव प्रक्रम। यानी जीव को जीने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो वो सारे प्रक्रम या वो सारी घटनाएं जिनके द्वारा जीव एक जीवन जीता है, तो वो सभी क्रियाएं किसके अंदर आएंगी? जैव प्रक्रम के अंदर आएंगी। जितनी भी वो घटनाएं करता है, जितने भी काम करता है, शरीर के अंदर की जितनी भी क्रियाएं हैं, कोई भी कार्य हो, कोई भी शरीर के अंदर की गति हो, हलचल हो, ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल जैव प्रक्रम के बारे में समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो पहली बात तो जैव प्रक्रम सजीव जीवों में होगा। भाई जो जीव सजीव है वही तो जैव है, यानी जीव जंतु वही है जो सजीव हैं। तो सभी सजीवों के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती हैं। गति करना, वृद्धि करना, जनन करना, बोलना, छींकना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, यहाँ तक कि उसके अंदर भी कुछ आंतरिक गतियां होती हैं जिनको आणविक गतियां बोलते हैं। तो ये सभी घटनाएं एक जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं, जिनमें प्रमुख घटनाएं जैसे पहली है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वहन। ये तो वो प्रमुख घटनाएं हैं जो होनी है। इनके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो इन सभी घटनाओं के लिए पहली बात तो हमारे लिए, शरीर के लिए चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, क्योंकि बगैर ऊर्जा के कोई भी काम नहीं होता है। तो इस ऊर्जा को हम कहां से प्राप्त करेंगे? भोजन के द्वारा। और भोजन से हमें क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा। तो इन सभी के हमारे शरीर के अंदर, सभी जीवों के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है, जिसके द्वारा हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। हमारे शरीर के अंदर कार्य होते हैं और उनके द्वारा हमारी दिनचर्या आगे चलती रहती है। तो बात अगर हम ऊर्जा की करें तो ऊर्जा के लिए हमको चाहिए भोजन। जी हाँ, क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और भोजन के बाद में हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो अपन यहां से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इन प्रक्रमों से। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि जैव प्रक्रम, अपन ने बात कर ली कि जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं वो सभी जैव प्रक्रम के अंदर आती हैं। यानी शरीर के अंदर जितनी भी अनुरक्षण क्रियाएं होती हैं, शरीर के अंदर अनुरक्षण क्रियाएं, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम यानी अनुरक्षण के लिए शरीर में वृद्धि हो, विकास हो, कोई टूट फूट हो, उसकी मरम्मत करनी हो, तो ये सभी चीजें अनुरक्षण के अंदर आती हैं, तो वो जैव प्रक्रम कहलाएगा। या जीव को जीने के लिए जितनी भी क्रियाएं करनी पड़ती हैं वो सभी जैव प्रक्रम के अंदर आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जैव प्रक्रम का महत्वपूर्ण बिंदु, और वो है पोषण। क्या है? पोषण। क्योंकि सबसे पहले जैव प्रक्रम के अंदर आती है ऊर्जा। ऊर्जा किससे मिलेगी हमको? पोषण से, भोजन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु पोषण। जी हाँ, पहला बिंदु है अपन का पोषण। पोषण के अंदर दो तरह के हम जीव पढ़ते हैं। एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं विषमपोषी। एक है स्वपोषी और एक है विषमपोषी। जी हाँ, दो हैं।
तो स्वयंपोषी क्या किसको कहेंगे? यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पहली बात तो ये हो गई, उनको हम स्वयंपोषी कहेंगे। दूसरी बात, ये अकार्बनिक पदार्थों से क्या प्राप्त करेंगे? जैसे CO2 व जल, और इनसे क्या बनाएंगे? ऊर्जा बनाएंगे। CO2 और जल, इनके द्वारा ये जो अकार्बनिक पदार्थ है इनसे मिलकर के ये ऊर्जा बनाएंगे। और जो ये स्वयंपोषी जीव होते हैं, ये इनके अंदर सभी आएंगे पेड़ पौधे। क्या आएंगे? पेड़ पौधे। जी हाँ, स्वयंपोषी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उसके अंदर अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और ये सभी अकार्बनिक पदार्थों से अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। दूसरा है विषमपोषी। तो विषमपोषी जीव है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो क्या करते हैं? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब दूसरे जीवों पर निर्भर यानी कोई दूसरे अन्य जीव पर हो सकता है, किसी दूसरे पेड़ पौधे पर निर्भर रह सकता है, कहीं ना कहीं वो किन पर रहेंगे? इन स्वयंपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो, तो इसको कहते हैं अपन विषमपोषी। विषमपोषी के अंदर हमने ये चीज देखी कि विषमपोषी जो पोषण है वो ज्यादातर ऐसे जीवों के अंदर होता है जिनकी जो शारीरिक संरचना है वो जटिल होती है। ज्यादातर ऐसे भी होते हैं, इनमें हम एक कोशिकीय जीव भी पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीव। जी हाँ, ये अपन दोनों इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं स्वयंपोषी। स्वयंपोषी के अंदर पढ़ेंगे अपन पादपों में पोषण। तो पादपों में कौन सा पोषण है? स्वयंपोषी पोषण। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं पादपों में पोषण। अब पादपों में पोषण, पहली बात तो देखें तो कौन सा पोषण है? स्वयंपोषी पोषण। यानी ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, और जिस प्रक्रम के द्वारा बनाते हैं उसको कहते हैं स्वयंपोषी पोषण। तो पादपों में जो भोजन बनाने का प्रक्रम है उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले हमको चाहिए CO2 प्लस H2। दो चीजें चाहिएंगी, एक CO2 है और एक जल चाहिएगा। उसके बाद में दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिनमें पहली है क्लोरोफिल। इसके बारे में अपन बात करेंगे कि ये क्या चीज है। दूसरा है सूर्य का प्रकाश। इन दोनों की उपस्थिति में, यानी ये जरूरी चीजें हैं, ये इनको जरूर चाहिए, इनके बगैर भोजन नहीं बनेगा। उसके बाद में किसका निर्माण होगा? कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6 प्लस O2 प्लस। किसका निर्माण होगा? जल का। किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होता है। तो यहां पर ये अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो यहां पर भोजन के रूप में बना है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद में ऑक्सीजन और जल। ये तीन चीज उत्पाद यहां पर प्राप्त हुए हैं। तो ये घटना है प्रकाश संश्लेषण की, और इसके द्वारा पादप क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। अब आइए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटनाएं।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो सबसे पहली चीज है कि प्रकाश संश्लेषण में पहली घटना क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। जो ये क्लोरोफिल है ये सबसे पहले किसका अवशोषण करेगा, प्रकाश का अवशोषण करेगा। दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। दूसरा काम है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जल H2O को H2 व O2 में अपघटित करता है। दूसरा काम है H2O को, जल को H2 और O2 में क्या करता है, अपघटित करता है। और जो तीसरा काम है, तीसरा काम है CO2। तीसरा काम है CO2। CO2 का क्या करेगा, CO2 का कार्बोहाइड्रेट्स में बदलना। तीसरा काम है CO2 का कार्बोहाइड्रेट्स में बदलना। अब ये तीन प्रमुख घटनाएं हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रमुख घटनाएं होती हैं। तो अपने पास ये तीन प्रमुख घटनाएं प्रकाश संश्लेषण की, सबसे पहले क्लोरोफिल और उसके बाद में ये और सबसे अंत में ये। तो ये आप इस अभिक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण होता है और हमें किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में कि भाई क्लोरोफिल की बात आई है कि क्लोरोफिल क्या है। तो क्लोरोफिल की बात करेंगे कि पत्तियों के अंदर एक हरे रंग का एक बिंदुनुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अभी अपन देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो ये जो क्लोरोफिल है ये जो पत्तियों के अंदर हरे रंग के क्या पाए जाते हैं, हरे रंग के धब्बे कह सकते हैं, धब्बे पाए, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरो। ये महत्वपूर्ण बंधक है प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण इसकी अनुपस्थिति में नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की घटना कैसे होती है। और ये अपन ने छोटा सा देखा था क्लोरोफिल के बारे में। अब आप बात करते हैं कि जब पेड़ पौधों ने कौन सी CO2 अंदर ली या गैसों का आदान प्रदान किया, तो पेड़ पौधों के अंदर ऐसी कौन सी संरचना है, तो समझते हैं कौन सी संरचना है। तो एक संरचना होती है रंध्र। क्या है, रंध्र। क्या होती है कि जो पत्तियों की सतह होती है, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और यही किसका काम करते हैं, यही करते हैं वायु के आदान प्रदान का। यानी इन्हीं के द्वारा CO2 अंदर जाती है और O2 बाहर आती है। तो आप रंध्र के बारे में जान गए होंगे, क्लोरोफिल के बारे में जान गए होंगे। इसके अलावा अब जो ये रंध्र होते हैं
ये रंध्र क्या करते हैं कि खुलते हैं और बंद होते हैं। तो इसके लिए आप एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि रंध्रों को खोलने व बंद करने का काम है जो, वो किसका है, वो है द्वार कोशिकाओं का। मैं एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूं, एक एक बिंदु लेके चल रहा हूं, कोई भी चीज अपन छोड़ेंगे नहीं। तो प्रश्न आता है कि वे कौन सी कोशिकाएं जो रंध्रों को खोलने या बंद करने का काम करती है, तो वो है द्वार कोशिकाएं। तो जब ये खुलती हैं CO2 अंदर चली जाती है या फिर O2 बाहर आ जाती है, और जब ये आदान प्रदान नहीं होता है तो ये क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। और ये ज्यादातर जैसे रात्रि का समय है, तो रात्रि के समय में मेन चीज है कि CO2 ही एक आदान प्रदान का जरिया रहता है। क्योंकि O2 तो बनती ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश होता नहीं है। तो रात्रि के समय इसलिए पेड़ पौधे हैं जो सिर्फ एक ही गैस का आदान प्रदान करते हैं, वो है CO2। दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में CO2 वो अंदर होती है, लेकिन अंदर वो बाहर नहीं निकल पाती है। क्योंकि उसका फोटोसिंथेसिस हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण से O2 बन जाती है और कार्बोहाइड्रेट बन जाती है। इसलिए दिन के समय सिर्फ और सिर्फ O2 और रात में CO2। इसलिए अपन कहते हैं कि पेड़ पौधे दिन को ऑक्सीजन देते हैं और रात को CO2 देते हैं। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। ये था पादपों के अंदर पोषण, यानी जिसको अपन ने कहा था स्वपोषी पोषण। अब अपन देखेंगे विषम पोषी पोषण, जो कि अपन जीवों के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको अगर कोई प्रश्न हो ना, तो वहां पूछ लीजिएगा, बीच बीच में पूछ लेना, अच्छी बात है प्रश्न पूछना, तो बीच बीच में पूछ लिया करो। ठीक है, अगला है विषम पोषी पोषण। अब जब विषम पोषी पोषण है, तो पहली बात तो किसके अंदर होगा, जीवों के अंदर होगा। भाई स्वपोषी पोषण तो पादपों के अंदर हो गया, तो विषम पोषी पोषण जीवों के अंदर होगा। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ये बात तो हो गई विषम पोषी की। अब इसमें क्या होगा कि ये भोजन बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, अपघटन। तो भोजन का अपघटन। अपन आगे चलने वाले हैं, लेकिन अपन ये छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। तो अब कुछ तो शरीर के अंदर करते हैं, शरीर के बाहर, और कुछ करते हैं शरीर के अंदर। अब शरीर के अंदर बाहर, जैसे जो सूक्ष्म जीव है ज्यादातर, जैसे मशरूम है, फफूंद है, ठीक है, कलीन है, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन का अपघटन है ना, वो बाहर ही कर देते हैं शरीर से, और उसके बाद में अपघटन कर ही अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ जीव, जैसे ज्यादातर जो सभी जीव हैं, वो क्या करते हैं, शरीर के अंदर क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, अपघटन करते हैं। इनमें से कुछ तो जीवित का करते हैं और कुछ मृत का करते हैं। भाई जैसे बहुत सारे जीव हैं जो मृत जीवों को खाते हैं, और बहुत सारे जीव हैं जो जीवित से प्राप्त करते हैं। जीवित से मान लो अमरवेल है, जू है, जोक है, ये सभी ऐसे जीव हैं जो जीवित से ही क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनको मारते नहीं है, उनके रूप में उनके ही ऊपर पाए जाते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब बात करेंगे हम ऐसे जीव जिनके अंदर पोषण, विषम पोषी पोषण पाया जाता है। तो पहला है एक कोशिकीय। भाई जीव हमको पता है कोशिका के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय की बात करूं तो एक कोशिकीय में हम पढ़ेंगे अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास, अगला जीवाणु और भी। तो ये कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीव हैं। तो
इनके अंदर भी भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये किस प्रकार से करते हैं, तो आइए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अमीबा का और समझते हैं कि अमीबा में भोजन का पोषण किस प्रकार से होता है। तो अमीबा, पहली बात तो अमीबा की जो संरचना है वो अनिश्चित है, मतलब उसकी कोई आकार नहीं है निश्चित। तो ये मान लो अमीबा हो गया, ठीक है, ये उसका कोशिका द्रव हो गया, ये केंद्रक हो गया, एक उसके जीव है। अब ये क्या करता है, जैसे ही इसके पास में कोई ये भोजन आया, ठीक है, खाद आया, तो ये क्या करता है, ये अपने जो कूटपाद होते हैं पैर, उनको इस भोजन के चारों तरफ ले आता है। ये भोजन है, तो ये भोजन को इसके अंदर ले आता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, ये यहां पर एक किसका निर्माण करता है, ये एक दहानी का निर्माण। ये देखो, इसने भोजन अंदर ले लिया, ये इसको बोलते हैं अपन खाद दहानी या खाद रिक्तिका, और इसका पाचन कर लेता है यहाँ पर, और पाचन करके जो पचित भोजन है उसको कोशिका द्रव में विसर्जित कर लेता है, और बाकी जो अपचित भोजन है उसको वापस ये इसी खाद रिक्तिका के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, पहली बात तो कि जो एक कोश के जीव अमीबा है उसमें भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो खाद रिक्तिका के अंदर होता है। कैसे पाचन करता है, ये उसकी प्रोसेस है, ठीक है ना, आप समझ पाए होंगे। तो ये तो थी कुछ विषमपोषी पोषण के बारे में सामान्य सी जानकारी, कुछ एक कोश के जीवों के बारे में, भोजन किस प्रकार से करते हैं। अब हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। किसमें, मनुष्य में, क्योंकि अपन जानते हैं कि मनुष्य एक बहुत जटिल प्राणी है, तो इसके अंदर अपन पोषण पढ़ेंगे। मानव में पोषण, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो मानव बहुकोषीय जीव है, बहुकोषीय जीवों में मतलब बहुत सुसंगठित जीव है। इसके अंदर हर एक कार्य के लिए एक अलग से सिस्टम बना हुआ है, अलग से एक तंत्र है। तो जी हाँ, इस पोषण के लिए भी ये इस मनुष्य के अंदर एक तंत्र पाया जाता है जिसका नाम है पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र है, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के द्वारा भोजन का हम पाचन करते हैं और हमें क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम पाचन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। तो पाचन तंत्र का जो मेन है उसको अंगों को बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल मुख से लेकर के, मुख से और गुदा तक, गुदा एनस तक जाती है। आइए देख लेते हैं इसके अंग कि आहार नाल के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। सामान्य चीजें अपन छठी सातवीं आठवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इतनी कोई बड़ी चीज है नहीं है। आप एक टॉपिक देखेंगे कि भाई कौन कौन से अंग को क्या क्रिया विधि है। तो अंगों की बात करें तो सबसे पहले तो मुख है। अब मुख में भी 3 चीज आती हैं जिनमें दांत है, जीभ है, तालु है, 3 चीजें हैं। उसके बाद में आती है ग्रेसिका, ठीक है। उसके बाद में आती है आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत और गुदा। ये 6 प्रमुख अंग हैं जिनके द्वारा पाचन किया जाता है। और इसके अंदर कुछ और आती हैं ग्रंथियां। क्या आती हैं, ग्रंथियां। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रंथियां महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, और वो किसकी सहायता से होता है, वो होता है एंजाइम की सहायता से। किसकी सहायता से,
एंजाइम की सहायता से। एंजाइम की सहायता से जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो एंजाइम किनसे स्रावित होंगे? ग्रंथियों से। तो यहाँ पर सबसे पहली जो ग्रंथि है वो है लाला ग्रंथि, दूसरी है यकृत, अग्न्याशय, और एक और यहीं पर अपन पढ़ लेते हैं जठर ग्रंथि, जो कि कहां पाई जाती है? आमाशय में। ये चार प्रकार की प्रमुख ग्रंथियां हैं। तो ये तो थे आहार नाल के प्रमुख अंग और ये थी ग्रंथियां जिनसे मिलाकर के पूरा बनता है पाचन तंत्र। तो अब यहां से अपन समझते हैं इसकी क्रियाविधि को कि किस प्रकार से भोजन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने पर उसका पाचन होता है और किस प्रकार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र आप ये नोट कर लेना सारे के सारे, ठीक है। सबसे पहला भाग था मुख। मुख के अंदर पाचन देखते हैं। तो मुख के अंदर पहला था दांत। दांत क्या काम करेंगे? दांत काम करेंगे भोजन के बड़े टुकड़ों को तोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का, ठीक है। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद में आएगी जीभ। जीभ क्या काम करती है? जीभ काम करती है कि जो भोजन के अंदर मुख में पाई जाती है लाला ग्रंथि, यहीं पर अपन ग्रंथि ले लेते हैं लाला। लाला ग्रंथि से निकलता है लाला रस। जी हाँ, लाला रस निकलता है। तो ये जो जीव है, इस जीव इस लाला रस को भोजन में मिलाती है। क्या करती है? इस लाला रस को भोजन में अच्छी तरह से मिला देती है, उसका क्या बना देती है? बोलस बना देती है। उसके बाद में अब बना दिया तो ये जो लाला ग्रंथि ने जो लाला रस इसमें मिलाया है, तो इसका काम क्या है? तो यहां पर लाला रस, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमिलेज। क्या नाम है? एमिलेज है। और इस एमिलेज का क्या काम है? ये इसका काम है मंड को सरल शर्करा में बदलना। जी हाँ, मंड को सरल शर्करा में बदलना। मंड, ये मंड क्या है? ये मंड जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जटिल कार्बोहाइड्रेट से, क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो सरल कार्बोहाइड्रेट्स में इसको तोड़ देता है। और इसलिए अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, प्रश्न ये भी आता है कि सबसे पहले पाचन स्टार्ट होता है मुख में, आमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत में। तो अब बताओ कहां से स्टार्ट हुआ है? सबसे पहले मुख में ही हुआ है ना। तो सबसे पहले पाचन, ठीक है, सबसे पहले पाचन कहां होगा? मुख के अंदर होगा। ये प्रमुख घटनाएं हैं। अब यहां के बाद में भोजन, ये सारी क्रियाएं होगी। भोजन यहां के बाद में कहां जाएगा? ग्रेसिका में। दूसरा है ग्रेसिका। ग्रेसिका के अंदर भोजन जाता है। तो ग्रेसिका के अंदर होती है क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति क्या होती है? क्रमानुकुंचन गति। और जो ये क्रमानुकुंचन गति है ना, संपूर्ण आहार नाल में होती है, तो ये ध्यान रखना। तो इस गति के कारण भोजन है जो ग्रेसिका से होता हुआ कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा? आमाशय में। कहां पहुंचेगा? आमाशय। जी हाँ, कहां पहुंचेगा? आमाशय में। आमाशय के देखते हैं आमाशय में क्या घटनाएं घटती हैं। आप एक पॉइंट टू पॉइंट देखता चलें कि क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। अब अपन यहां पर देखने वाले हैं आमाशय। आमाशय,
आमाशय जो अपना पाचन तंत्र है उसका बहुत प्रमुख भाग है। इसके अंदर भोजन अपन का बहुत टाइम तक रहता है। तो ये जो आमाशय है, तो आमाशय का प्रमुख काम क्या है? पहली बात तो भोजन का पाचन करेगा ये, और पाचन करेगा तो पाचन के लिए एंजाइम भी होंगे। तो एंजाइम तो भोजन, आमाशय की जो आंतरिक सतह होती है, सतह में क्या होती है? जठर ग्रंथियां होती है। यहाँ पर अपन देखो उन्हीं चीजों को पढ़ने जा रहे हैं, उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं जो अपने सिलेबस में, बाकी चीजों को अपन नहीं देख रहे, ना ही आमाशय को अपन खोल रहे हैं ना, क्योंकि अभी एनसीईआरटी का सिलेबस ऐसा ही है। ठीक है, नहीं अपन इसको पूरा खोलते हैं, आमाशय के तीनों भाग लेते, कार्डिक, फंडिक, पीयूष, उसके बाद में अपन बारी बारी से जानते हैं। लेकिन अभी अपने को इतना ही पढ़ना है जितना अपने सिलेबस में। ठीक है, बाकी का दिमाग अपन को खपाना ही नहीं है। तो जठर ग्रंथियां होती हैं, तो जठर ग्रंथि से तीन, एक तो एचसीएल निकलता है, एक पेप्सिन निकलता है, और एक निकलता है श्लेष्मा। तीन चीजें प्राप्त हुई। एचसीएल, तो एचसीएल क्या करेगा? पहले तो भोजन को अम्लीय करेगा। क्या करेगा? अम्लीय करेगा। और दूसरा काम है एचसीएल को, इस पेप्सिन को क्या करेगा? सक्रिय करेगा। क्या करेगा? सक्रिय करेगा। जो ये पेप्सिन एंजाइम है इसको सक्रिय करेगा। और सक्रिय करने के बाद में अब पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। और जो श्लेष्मा है, ये श्लेष्मा अम्ल से आमाशय की क्या करती है? सुरक्षा करती है। अम्ल कहाँ? ये जो HCl अम्ल है, हम जानते हैं बड़ा ही पावरफुल अम्ल है। तो ये जो आमाशय की अंदर की सतह है उसको नम बनाए रखती है श्लेष्मा झिल्ली। ये श्लेष्मा जो है एक लसलसा सा पदार्थ है जो इस अम्ल से हमारी सतह को बचाए रखता है। जब कभी कभी क्या होता है कि अपन या तो भूखे रहते हैं या फिर ये होता है, तो जब अम्ल ज्यादा निकल जाता है उस स्थिति में अपन को क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है। तो अपन उसमें क्या करते हैं? एंटी एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटी एसिड, या तो MgOH का होल ट्वाइस ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये घटनाएं घटती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, भोजन का आंशिक पाचन हो गया, भोजन का जो माध्यम है वो अम्लीय हो गया। अब यहां से जो भोजन है वो उतरेगा कहां? क्षुद्रांत में। अब भोजन कहां आ गया? क्षुद्रांत। ठीक है, क्षुद्रांत। तो ये है, ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। सबसे पहली बात तो सबसे लंबा भाग है, लगभग 7 मीटर। कितना होती है? सबसे 7 मीटर होती है। लेकिन क्या ये बहुत कुंडलित रूप में शरीर में पाई जाती है। ठीक है, अगला पूर्ण पाचक स्थल। पूर्ण पाचक स्थल है, भोजन का संपूर्ण पाचन यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद में कुछ नहीं रहेगा शेष। ठीक है, अवशोषण स्थल है, अवशोषण स्थल है। ठीक है, यहाँ पर जो भोजन पचा है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल में टूटे हैं उनका अवशोषण कर लेगा शरीर, उपयोग कर लेगा। तो अब पाचन के लिए क्या होगा? पाचन के लिए यहाँ पर वही वापस चाहिए क्या? पाचक एंजाइम। क्या चाहिए? पाचक एंजाइम। तो पाचक एंजाइम यहाँ पर आएंगे 2 ग्रंथियों से, यानी एक तो आएगा, ध्यान देना, यकृत। यकृत है, यकृत निकालेगा, क्या निकालेगा? पित्तरस। क्या निकालेगा? पित्तरस निकालेगा। ये पित्तरस, इस पित्तरस का काम है, ये करेगा वसा का पायसीकरण। क्या करेगा? पायसीकरण बोल देते हैं या इमल्सीकरण बोल देते हैं। पायसीकरण कर देता है। पायसीकरण क्या होता है? पायसीकरण अपन देख लेते हैं यहां पर। पायसीकरण क्या है? पायसीकरण है कि जो वसा है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में,
है, पायसीकरण हो गया। तो यहाँ पर ये तो काम है यकृत ग्रंथि का, पित्त स्रावित करेगी, वो वसा का पायसीकरण करेगा। अब दूसरी जो ग्रंथि आती है वो है अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय। तो अब यहाँ पर अग्नाशय कुछ एंजाइम स्रावित करेगी, जिनमें प्रमुख है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हो गया, उसके बाद में है लाइपेज। ये अपने एंजाइम ही काम के हैं, ये पूछे जाते हैं बार बार। तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन, और लाइपेज का काम है, लाइपेज का क्या काम है? वसा का पाचन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन पहले से एमिलेज करता आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन का पाचन, लाइपेज का काम है वसा का पाचन। तो अब यहाँ पर ये पूर्ण पाचन हो गया, यानी अब पूर्ण पाचन हो गया तो ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करके इसको किस में बदल देगा? किस में बदलेगा? इधर अपन नोट कर देते हैं, कहां बदलेगा? प्रोटीन का पूर्ण पाचन होगा और प्रोटीन टूटेगी सरल अणु एमिनो अम्ल। वसा का पूर्ण पाचन होगा तो वसा टूटेगी ही वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज। ये यहाँ पर पूर्णतः पाचन हो चुका है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में आ गई है, वसा वसीय अम्ल में और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। अब जब पूर्णतः पाचन हो गया है तो देरी क्यों करें? देरी करनी नहीं है, तो क्या करेंगे? अब ये जो क्षुद्रांत है, तो क्षुद्रांत में एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना का नाम है दीर्घ्रोम। क्या नाम है? दीर्घ्रोम। तो ये जो छोटी आंत के अंदर जो संरचना है दीर्घ्रोम, ये दीर्घ्रोम क्या है? क्षुद्रांत में अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घ्रोम कहते हैं। और ये क्या करते हैं? जो दीर्घ्रोम है ये अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। किसको? अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अवशोषण की सतह को बढ़ा दिया। एक, इनके अंदर पाई जाती है रुधिर वाहिकाएं। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि दीर्घ्रोम क्षुद्रांत में उंगली के समान उभार है, उंगली के समान ऐसे अंदर की तरफ धसे रहते हैं। तो जैसे ही भोजन का पूर्णतः पाचन होगा तो ये यहां से उंगली के जो समान उभार है उनके अंदर रुधिर वाहिकाएं, तो ये वहां से उनका पोषण करती हैं, उनको खींच लेती हैं, और खींच करके ये रुधिर वाहिकाएं उस भोजन को, सरल अणुओं को शरीर, संपूर्ण शरीर में पहुंचा देती हैं। ठीक है, ये काम था क्षुद्रांत का, जिसने पूर्ण पाचन किया, पूर्ण अवशोषण किया। बाद में जो अपचित भोजन है, क्या है? अपचित भोजन वो पहुंचता है बृहदांत में। किसमें पहुंचता है? बृहदांत में। तो अपचित भोजन से यहां सिर्फ ये काम करेगा जल का अवशोषण। तो सीधी सी बात है, बृहदांत का काम समझ में आ गया, अपचित भोजन से जल का अवशोषण करेगा, बाकी और इसका कोई काम नहीं है। इसमें भी दीर्घ्रोम पाए जाते हैं जो जल का अवशोषण कर लेते हैं। बाकी है गुदा एनस, तो ये क्या करेगी? अपचित भोजन को गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल देती है। ये पूरी प्रोसेस हमारी आहार नाल की मुख से लेकर के गुदा तक
अंदर क्या क्या घटनाएं घटी, भोजन का पाचन कैसे हुआ, किसने पाचन किया, अवशोषण कैसे हुआ, ये सभी अपन ने घटनाएं यहाँ पर देखी। ठीक है, तो जब भोजन का पाचन हो गया और भोजन अब पच करके कहाँ पहुंच गया है, प्रत्येक कोशिका के अंदर भोजन पहुंच गया है। अभी हमारे शरीर को क्या नहीं मिली है, ऊर्जा नहीं मिली है। ऊर्जा नहीं मिली है तो उसके प्रक्रम को समझने के लिए एक अलग से जैव प्रक्रम है जिसका नाम है श्वसन। क्या नाम है, श्वसन। तो आप ये जो सारा प्रक्रम है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पाचन तंत्र का एक डायग्राम दिख रहा होगा। आप इस पर देख सकते हो कि कैसे मुख से ग्रेसिका, ग्रेसिका से आमाशय और आमाशय से छोटी आंत जो कि बहुत ज्यादा कुंडलित है, और उसके बाद में बड़ी आंत, और बड़ी आंत से गुदा द्वार तक जाता है। ठीक है, तो ये तो थी अपन की पाचन तंत्र के बारे में, पोषण के बारे में। अब अपना जो अगला टॉपिक है, अगला जैव प्रक्रम है, वो है श्वसन। उसमें हम जो ये हमने भोजन का पोषण किया है, इसका क्या करेंगे, इससे हम करेंगे ऊर्जा प्राप्त करेंगे और उसको अपन उपयोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम। अगला श्वसन। श्वसन, श्वसन को देखते हैं यहाँ पर। ये अगला हमारा जैव प्रक्रम है। तो श्वसन के अंदर क्या होता है, पहली बात तो श्वसन के बारे में जान लेते हैं कि कार्बनिक पदार्थों का O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, यहां पर अपघटन करेंगे। अपघटन करना और ऊर्जा प्राप्त करना, यानी कार्बन पदार्थों का O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन करेंगे और क्या प्राप्त होगा, हमको क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगी। ये अपन यहाँ पर देखने वाले हैं श्वसन के अंदर, क्योंकि श्वसन का मेन काम ही है कि कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, हम अपघटन करेंगे और हमसे क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी उनका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। तो श्वसन बेटा यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक होता है अवायवीय श्वसन, दूसरा होता है वायवीय श्वसन। दो प्रकार का श्वसन है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। तो नाम से स्पष्ट है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन यानी ऐसा श्वसन जो किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो ये होगा O2 की अनुपस्थिति में, ठीक है, O2 की अनुपस्थिति में होगा। और अगर O2 की अनुपस्थिति में हो रहा है तो कहां होगा, यीस्ट, कहां होगा, यीस्ट में होगा। ठीक है, और वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जो किसकी उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में। कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि वायवीय श्वसन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, अवायवीय होता है यीस्ट में। अब यहाँ पर दोनों श्वसन आपके समझ में आ गए होंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसके अलावा एक श्वसन और होता है, तीसरा एक श्वसन और होता है जिसको बोलते हैं अपन ऑक्सीजन अभाव। क्या है, ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन। कैसे कि भाई ऑक्सीजन का अभाव पड़ गया, ऑक्सीजन कम है, तो उस स्थिति में जो श्वसन होता है उससे हमें जो ऊर्जा होगी, तो ये होगा, कहां होगा, पेशीय कोशिका में। कहां होगा, पेशीय कोशिका में। ठीक है, पेशीय कोशिका में होगा। तो यहाँ पर अपन तीन प्रकार के श्वसन देख रहे हैं, अवायवीय, वायवीय, ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन। तो तीनों श्वसनों को अपन देखते हैं, एक बार एक साथ देखेंगे, और तीनों श्वसनों से हमें क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। हाँ, ये जरूर है कि किसी में कम प्राप्त होगी, किसी में ज्यादा प्राप्त होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार।
ऑक्सीजन, सॉरी श्वसन, और उनसे हम प्राप्त करते हैं ऊर्जा। तो ये आप ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ऊर्जा को समझने से पहले जो हमने पाचन के द्वारा जो ग्लूकोज प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया था? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का क्या होता है कि इस ग्लूकोज का कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव है, उस कोशिका द्रव में इसका विखंडन होता है और ये किस में बढ़ जाता है? पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट भी एक कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये फर्क कितना है? ये 6 कार्बन है इसमें, ये 6 कार्बन का अणु है और ये है 3 कार्बन का अणु, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए होंगे कि ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव में किस में टूट जाता है? पायरुवेट में टूट जाता है। अब यहाँ पर तीनों स्थितियां आएंगी, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, या ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन का अभाव है। तो ये तीनों स्थिति अपन देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु, ठीक है। यहां पर ये टूटा कोशिका द्रव में, क्या बना? पायरुवेट, 3 कार्बन अणु। अब यहां के बाद में 3 घटनाएं होंगी, या तो होगी कोशिका द्रव में, या होगी कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या होगी पेशी कोशिका में। तो तीनों चीजें देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे यीस्ट में। कहां देखेंगे? यीस्ट में, यानी कि O2 की अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति। अब O2 की अनुपस्थिति में और कहां होगा? ये यीस्ट में होगा। तो O2 की उपस्थिति में बनता है क्या? इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल। इथेनॉल, जिसको अपन समझते हैं कि जो फर्मेंटेशन होता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, उसमें यही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको बनता है क्या? इथेनॉल। और इथेनॉल, इथेनॉल तो बना ही है, इथेनॉल के साथ साथ में क्या बनेगी भाई? CO2 बनेगी और ऊर्जा मिलेगी, CO2 प्लस ऊर्जा, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी घटना है O2 की उपस्थिति में। कहां घटेगी घटना? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियम। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्णतः ऑक्सीजन है, तो सीधी सी बात हमको क्या प्राप्त होगी भाई? CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। अगला आता है O2 का अभाव। अभाव है कहां होगी? पेशीय कोशिका में, ये ध्यान रखना, पेशीय कोशिका में। यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल प्लस CO2 और प्लस ऊर्जा बनेगी भाई। CO2 बनेगा और क्या बनेगी? ऊर्जा बनेगी। तो ये थे विभिन्न ऊर्जा के चरण। किसके चरण है ये? ऊर्जा के चरण। कि जीवों में 3 तरह से ऊर्जा प्राप्त होती है, या तो O2 की उपस्थिति में होगी, या O2 की अनुपस्थिति में होगी, या फिर O2 के अभाव में होगी, यानी कि कम होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, मिली तो है पर तीनों से हमको क्या प्राप्त हुई है? ऊर्जा प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर जो ये पेशीय कोशिका में मिली है, जो पेशीय कोशिका में यानी O2 का अभाव हुआ है, ये आपको दर्द देता है। क्या देता है? दर्द। कैसे? कभी कभी क्या है, हम बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर जाते हैं, दौड़ भाग करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो हमको बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता में ये काम होता है O2 का अभाव। यानी जब ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिएगी,
लेकिन ऑक्सीजन इतनी ज्यादा मिले नहीं अपनी, इसलिए अपन क्या है, जबरदस्ती जोर जोर से सांस लेते हैं, फिर भी हमें ऊर्जा की ऑक्सीजन की इतनी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ये घटना घटती है और ये लैक्टिक अम्ल के कारण क्रैम्प का कारण बनता है, क्रैम्प का कारण, यानी हमको दुख दर्द होता है। लेकिन ये दुख दर्द क्या है, जैसे जैसे हम रिलैक्स करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई होती जाती है, धीरे धीरे ये लैक्टिक अम्ल वापस से कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित होता जाता है, CO2 में परिवर्तित होता जाता है और हमें रिलीफ है मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की चीज है कि ऊर्जा तो प्राप्त हो गई, अब इस ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर सकते, हमें नहीं कर सकते ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि हमें ऊर्जा प्राप्त किसके रूप में करते हैं, एटीपी के रूप में। तो अब यहां पर देखते हैं हम किसका निर्माण, एटीपी का। तो एटीपी ये है, ये ऊर्जा की मुद्रा है। जैसे हमारे यहाँ पैसा चलता है, ऐसे शरीर के अंदर एटीपी चलती है। ये ऊर्जा निकली, ये नहीं चलती है, ये ऊर्जा निकली है वो एटीपी के रूप में निकली है। किसके रूप में, एडीपी। और ये जब की है एटीपी, तो एटीपी में क्या होगा कि एटीपी में जो एटीपी निकली है उसमें हम एक फॉस्फेट अणु जोड़ेंगे और हमें प्राप्त होगी एटीपी। एटीपी का ध्यान रखेंगे, एडोनेसिन, एडोनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, इसका उपयोग अपन करते हैं और इससे अपन के जो शरीर की क्रियाएं हैं, जो शरीर की आंतरिक क्रियाएं हैं, चाहे वो मरम्मत हो, चाहे वृद्धि हो, विकास हो, और भी आंतरिक काम, उन सभी में इस एटीपी का काम आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपन के ऊर्जा का निर्माण हुआ, ऊर्जा को अपन किस रूप में उपयोग करते हैं। अब हम उपयोग करने लायक हो गए इस एटीपी के रूप में, है। तो अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज थी श्वसन के अंदर थी, और वो थी ऑक्सीजन। क्या थी, ऑक्सीजन थी, क्योंकि बगैर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण नहीं होता और ना ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का हर एक जीव जंतु का लेने का अलग अलग तरीका है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे किस रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं, कि भाई हम जानते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और छिद्रों के माध्यम से वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और उन्हीं के द्वारा वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, चाहे O2 हो चाहे CO2। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कुछ जलीय जीवों की, तो जलीय जीवों की बात करें तो जल, वो किस O2 का उपयोग करते हैं, जल की का, जल वाली O2 का। अब आप जानते हैं कि जो जल के अंदर ऑक्सीजन होती है वो बहुत कम पाई जाती है, इसलिए जो जलीय जीव हैं उनमें श्वसन दर बहुत तीव्र गति से पाई जाती है। तो यहां आप नोट करेंगे, जलीय जीवों में श्वसन दर तीव्र होती है। क्या होती है, मतलब जो स्थलीय जीव होते हैं ना, उन स्थलीय जीवों से कम तीव्र, बहुत तेज होती है। हमारी जो अगर हम बात करें स्थलीय जीवों की, स्थलीय जीवों में श्वसन दर कम होती है, और कितनी होती है, ये होती है बड़ा 12 से 20 प्रति मिनट लगभग। नोट करें 12 से 20, और सामान्य तो हम ये कहते हैं कि भाई 12 से 16 या 16, 14, 18 के बीच बीच में होती है सामान्य व्यक्ति की एक श्वसन दर। ठीक है, तो ये थी कि भाई श्वसन है, ऑक्सीजन ग्रहण करनी है। तो ये ऑक्सीजन के कुछ थे कि जलीय जीव किस प्रकार से करते हैं, स्थलीय जीव किस प्रकार से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तब तक हमारा ऑक्सीकरण नहीं होगा, तब तक श्वसन की क्रिया नहीं होगी। तो आइए अब हम देखते हैं मानव के अंदर श्वसन। ये तो थी सामान्य जानकारी, हमने यहाँ पर ऊर्जा प्रदान कर ली है। ऊर्जा किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है, ये 3 रूपों में होती है, इसको नोट कर लें। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ऊर्जा के चरण, ऊर्जा किस किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब अपना बचता है मानव के अंदर श्वसन। मानव के अंदर श्वसन, ये नोट कर लिया, कर लो। ठीक है,
मानव में श्वसन। यहाँ पर अपन वही श्वसन के लिए हमारे अंदर एक सिस्टम है, तंत्र है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, तो तंत्र हमारा बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, जिनमें प्रमुख अंग है हमारे, पहला है नासा द्वार। पहला क्या है, नासा द्वार। दूसरा कह सकते हैं अपन नासा पथ। ठीक है। तीसरा है ग्रसनी। चौथा है कंठ। पांचवा है श्वास नली। छठा है श्वसनिका। फेफड़े एंड कूपिकाएं। ये मैंने सारे प्रमुख अंग लिख दिए हैं उसके। हालांकि ये सारी चीजें अपने फेफड़े के अंदर होती हैं। तो नासाद्वार, नासापथ, ग्रसनी, कंठ और श्वास नली और फेफड़े। आप एक बार तो श्वसन तंत्र का डायग्राम देखें स्क्रीन पर। ठीक है। इसमें आप सबसे पहले देख रहे हो मुख के बाद में है ग्रसनी, कंठ, श्वास नली। श्वास नली में आप देख पा रहे होंगे एक कुछ सी आकार के छल्ले दिखाई दे रहे हैं क्रॉस लाइन में। ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि श्वास नली बटती है किसमें, श्वसनी में। किसमें बटेगी, श्वास नली बटेगी श्वसनी में। श्वसनी दोनों जाएगी लंग्स में, जो दोनों साइड के लंग्स हैं उसके अंदर श्वसनी जा रही है। और श्वसनी के बाद में श्वसनी बढ़ती है श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाएं होती हैं अंत में कूपिकाएं। किसमें, कूपिकाएं। ठीक है। आप डायग्राम देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देख लो, ये है डायग्राम। और इसके बाद में अपन इसको एक बिंदु बाई बिंदु समझते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नासाद्वार, वायु नासाद्वार में प्रवेश करती है। ठीक है, नासाद्वार से प्रवेश करेगी नासा गुहा में। अब नासा गुहा में क्या करेगी, तो नासा गुहा में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे रोम व श्लेष्म। छोटे छोटे रोम व श्लेष्म होता है। ये क्या काम करता है, ये करता है धूल के कण, ठीक है, भारी अशुद्धियां को छानने का। ठीक है भाई, नासाद्वार से वायु अंदर प्रवेश करी, मुख से भी अंदर प्रवेश कर जाती है, पर मेन नासाद्वार से। तो छोटे छोटे रोम इसके अंदर होते हैं नासा गुहा के अंदर, नासा जिसको अपन पथ बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ये धूल और बाहरी अशुद्धियां होती हैं, इनको ये कहाँ कर लेते हैं, रोक लेते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, उसके बाद में वायु कहाँ प्रवेश करेगी, ग्रसनी के अंदर। कहाँ प्रवेश करेगी, ग्रसनी। ग्रसनी एक नली होती है, नॉर्मल सी, दोनों कॉमन होती हैं मुख से और नाक से। तो ग्रसनी के अंदर नॉर्मली में चली जाती है। ठीक है, वायु ग्रसनी के बाद में वायु प्रवेश करती है कहाँ पर, इसमें कंठ में। कहाँ पर करेगी, कंठ। ठीक है, कंठ भी अपन समझते, पर कंठ अपने भी सिलेबस में नहीं है, नहीं अपन पूरा एक टॉपिक बाय टॉपिक समझते। एडम एम्पल, ये जो अपन का भारी सिरा है निकलता है ये। ठीक है, ये अपन समझते जो कि आवाज के लिए प्रमुख स्वर यंत्र है अपना कंठ, तो इससे ये निकलती है। और क्योंकि हम ध्वनि के द्वारा इस हवा के द्वारा ही बोल पाते हैं, इसलिए कंठ से हवा निकलती है। उसके बाद में कंठ से जाती है श्वास नली में। कहाँ जाती है, श्वास नली में। तो पहली बात तो श्वास नली में सी आकार के क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, इन छल्लों से ये क्या करती है, जो अपनी जो श्वास नली है वो पिचकती नहीं है, दाब के कारण सिकुड़ती नहीं है। ये जो सी आकार के छल्ले हैं उसको रोक लेते हैं। ठीक है, श्वास नली के अंदर
श्वास नली के ऊपर ऐसे जो ये श्वास नली होती है, यहाँ पर बेटा यहाँ पर एक ढक्कन होता है। क्या होता है? ये ढक्कन होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एपिग्लोटस कपाट या घाटी ढापन। एपिग्लोटस कपाट या घाटी ढापन ये क्या काम करता है? जैसे अपन भोजन या कुछ खाते हैं, जब उसको निगलते हैं तो वो श्वास नली में नहीं जाए, इसलिए ये ढक्कन तब तुरंत बंद हो जाता है एपिग्लोटस, और वो भोजन कहाँ चला जाता है? ग्रास नली में। ठीक है, तो इसका काम एपिग्लोटस का समझ गए, इसको बंद करने का। कभी कभी फंस जाता है तो अपन को क्या आती है? छींक आती है या धांस लग जाती है, अपन खांसने लगते हैं। ठीक है, कुछ फंस जाता है इसमें। तो ये श्वास नली के ऊपर पाई जाती है। इसके अंदर जब भोजन श्वास वायु जाती है, प्रवेश करती है, तो इसके बाद में ये जो वायु है ये दोनों श्वसनिकाओं दोनों श्वसनी है, यहाँ से दोनों श्वसनियों में डिवाइड हो जाती है। चलो आगे समझते हैं श्वसनी से। ये अपन की श्वास नली है और यहां से ये डिवाइड हो गई श्वसनी में। इसमें हो गई श्वसनी में, ये हो गई श्वास नली। ठीक है, ये हो गया फेफड़ा। ठीक है, और हम जानते हैं राइट साइड का बड़ा होता है, लेफ्ट साइड का जो फुफ्फुस है, लंग्स है अपन का, छोटा होता है। ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ये लेफ्ट छोटा क्यों होता है? क्योंकि इधर साइड जो वक्ष हुआ है अपना, जो ये छाती है, इस तल में क्योंकि हार्ट होता है, और हार्ट और लंग्स दोनों कारण ये लंग्स थोड़ा सा छोटा होता है, राइट साइड का बड़ा होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वायु है वो श्वास नली से आई और यहाँ श्वसनियों में दोनों में डिवाइड हो गई। यहाँ पे आने के बाद में जो श्वसनी है ये डिवाइडेशन हो जाती है। किसमें डिवाइड हो रही है? ये श्वसनी है, ये आगे दोनों में डिवाइड हो जाती है और ये होती है श्वसनिकाओं में। श्वसनिकाओं मतलब और छोटी छोटी बारीक हो जाती है, और श्वसनिकाएं बाद में जाकर के मिलती हैं कूपिकाओं। तो जो मेन चीज पढ़नी है वो पढ़नी है हमको कूपिकाएं। क्यों? क्योंकि कूपिकाएं श्वसन तंत्र या फेफड़ों लंग्स की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कूपिकाएं संरचनात्मक व क्रियात्मक कार्य करने वाली और लंग्स को बनाने वाली कौन है? कूपिकाएं। कूपिकाएं समझ लेते हैं कूपिकाएं कैसी होती हैं। वैसे आपने डायग्राम में देखो होगा, फिर भी अपन देख लेते हैं। ये इस प्रकार से ऐसे धब्बे धब्बे साइड से ऐसी कूपिकाएं होती हैं। ठीक है, अब इन कूपिकाओं के अंदर, इन कूपिकाओं का जो मेन रोल है श्वसन के अंदर, ये कूपिकाओं के चारों तरफ होती है रक्त केशिकाओं का जाल। आप यहां समझे, ये जो कूपिका है इन सभी कूपिकाओं के होता है ये रक्त केशिकाएं का जाल। यहां समझे, तो यहां पर ही किसका O2 और CO2 का आदान प्रदान होगा। यहां पर ही हमने जो श्वास लिए, वायु लिए, O2 लिए, जो ऑक्सीजन अंदर ग्रहण की है, तो वो ऑक्सीजन यहां तक आई, ये O2। ठीक है, O2 आई, और जो ये रक्त केशिकाएं हैं, ये रक्त केशिकाएं कहां से आ रही है? प्रत्येक कोशिका से, और वहां से क्या लेकर के आई है? CO2। क्या लेके आई है? CO2। तो CO2 को तो ये यहां पर छोड़ेंगी और किसको लेकर के जाएंगे? ऑक्सीजन को। अब रक्त केशिकाओं में एक श्वसन वर्णक होता है। क्या होता है? श्वसन वर्णक, और उसका नाम है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का काम है O2 का वहन करना। O2 का वहन करना। तो जैसे ही ये कूपिका के अंदर ऑक्सीजन आती है, तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ लेता है, और एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु को जोड़ लेता है, और बाद में ये ले जाकर के प्रत्येक कोशिका में ले जाएगा, और वहां पहले से कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, यानी कि
भोजन जो पचित हुआ था वो है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर के वही ऊर्जा की क्रिया होगी ऑक्सीजन के उपस्थिति में, और हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये आप क्रिया समझेंगे। जो मेन क्रिया है वो प्रश्न है गैसों का विनिमय लंग्स के अंदर कहाँ होता है, तो कूपिका के अंदर। कूपिका के अंदर बाहर, क्योंकि रक्त केशिकाएं प्रत्येक कोशिका से CO2 लेकर के आई है। यहाँ O2 पहले से उपस्थित है, तो O2 को तो ये यहाँ पर छोड़ देते हैं, और CO2 को तो ये छोड़ देती है रक्त कोशिकाएं, और O2 को ग्रहण कर लेती हैं। और O2 को ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन, जो कि एक श्वसन वर्णक है। ठीक है, आप ध्यान रखें, पूछा जाता है श्वसन वर्णक कौन है, हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सीजन का क्या करता है, वहन करता है। ये ऑक्सीजन जाती है कोशिका में जा करके भोजन का क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है, और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये था आज का हमारा भाग। ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसका पहला भाग है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे वहन और उत्सर्जन। 2 प्रक्रम, महत्वपूर्ण प्रक्रम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। वहन, जिसके अंदर हम रक्त परिसंचरण तंत्र वगैरह पूरा सिस्टम देखेंगे लिक्विड का, और उसके बाद में उत्सर्जन तंत्र। 2 तंत्र पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अब तक आपको अगर कोई दिक्कत आई हो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और हम प्रत्येक चैप्टर को लेके चल रहे हैं। आप पूरा रिवीजन एग्जाम से पहले जरूर करें, क्योंकि देखो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये एक मौका है, क्योंकि चीजें बार बार नहीं आती हैं। आप एक बार जब आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ कर दें, ठीक है। बाकी चीज़ों को सोचना बंद कर दें, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो अच्छे से रिवीजन करें, चीज़ें समझ में नहीं आए हमें ज़रूर बताएं। और बाकी हम इसका रिवीजन आधा फर्स्ट भाग हो गया, अगला रिवीजन में हम दोनों तंत्रों का अध्ययन करेंगे, और हम संपूर्ण रिवीजन आपको करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है। कमेंट्स करो, कोई भी आपको क्यूरीज हो, और लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो मेन काम वो कर लिया करो। वो काम है सब्सक्राइब का, ठीक है। वो काम जरूरी है हमारे